होप कि आप दोनों मतलब आप लोगों को कंफर्टेबल होगा। तो सो लेट्स स्टार्ट विथ रिसर्च कि रिसर्च क्या है और क्या चीज मतलब इसमें क्या डिफरेंट है। तो जनरली हम लोग रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमको बोला जाता है कि रिसर्च मतलब शोध है, शोध, या फिर अगर हम इंग्लिश के टर्म से जाएं तो रिसर्च। सो कोई भी चीज जिसको पहले से सर्च किया जा चुका है और उसके बाद हम फिर से उसमें ढूंढ रहे हैं, तो ये कुछ बुद्धि सुलझाने जैसा ही चीज है। सो रिसर्च इज बेसिकली, अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन पे जाओ तो ये दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulating hypothesis or suggested solution, collecting, organizing and evaluating the data, making deductions, reaching conclusions, and finally carefully testing the conclusions to determine whether they fit or to the formulating hypothesis. ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सुलझाते हैं कि क्या है। So basically when we talk about research, the first thing that comes to our mind is कि प्रॉब्लम क्या है। किसी भी रिसर्चर के पास एक सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होता है एक प्रॉब्लम। सो एज ए रिसर्चर इट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी रिसर्चर टू फर्स्ट फाइंड आउट अ वेरी significant problem, and that when I say significant it means that it should be researchable topic. It means कि अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे एक नए रिसर्चर के साथ, तो I asked that what topic are you researching on, and the person is saying that I am not very sure, but still I am thinking that I will be researching on, let's say, dark tourism. या फिर डार्क टूरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही नया है। सो इन दैट केस उसमें क्या होता है कि जब आप एक नया टॉपिक को ले लेते हैं या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही नया है, इन रिसर्च टर्म्स वी से इट एज अ नोवेल प्रॉब्लम, देन इट बिकम्स एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम ये है कि आप उसके ऊपर एक पेपर लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर थीसिस लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वन ऑफ द थिंग्स, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दो बहुत से लोग इसके मतलब इस व्यू से शायद एग्री ना करें, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि जब आप पेपर लिखते हैं तो एक नीश टॉपिक या एक नया टॉपिक के ऊपर आप कर सकते हैं रिसर्च, लेकिन जहां पे आप एक थीसिस लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं 5 साल का, उसमें आपको लिटरेचर सब्सटैंशियल होना जरूरी है। सो देयर नीड्स टू बी एन सब्सटैंशियल रिसर्च जिसके ऊपर आप अपना रिसर्च कर पाओ, है ना। तो इसीलिए डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग एक प्रॉब्लम होना चाहिए। सो बेसिकली उसके ऊपर पहले से रिसर्च हो चुका है, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा सुलझा रहे हैं जो पहले सुलझाया नहीं गया है। सो दिस इज अबाउट प्रॉब्लम वन। सो बहुत से लोग मुझे लगता है कि जैसे इन द बिगिनिंग स्टेजेस, if there is no proper guidance, then candidate chooses a topic which is very new, and उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें लिटरेचर नहीं मिलता। तो लिटरेचर ना मिलने की वजह से एकदम से 1-2 साल खर्च होने के टाइम के बाद आप लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे शायद प्रॉब्लम चेंज कर देना चाहिए या फिर टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। सो दिस इज माई हम्बल ओपिनियन कि वी शुड टेक अ टॉपिक विच हैज बीन ऑलरेडी रिसर्च प्रॉपरली। सेकेंड वाला आता है फॉर्मुलेटिंग एंड हाइपोथेसिस। नाउ यू सी दिस फॉर्मुलेटिंग एंड हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस बेसिकली है क्या चीज। इसमें बेसिकली बहुत से लोगों ने बहुत डेफिनेशन रखा है, लेकिन कोई बोलता है एजम्पशन है, कोई बोलता है व्यू है, कोई बोलता है ओपिनियन है, लेकिन हाइपोथेसिस ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है जो इनडायरेक्ट वेरिएबल को डायरेक्ट वेरिएबल से जोड़ता है। हम लोग साइंटिफिक वे से जाते हैं, तो रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें कि एक कोई चीज रहता है जो किसी को इम्पैक्ट करता है, तो उसमें एक डायरेक्ट वेरिएबल और एक इनडायरेक्ट वेरिएबल का आ जाता है मतलब मसला। तो ये जो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है, ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छा लिटरेचर। मान के चलिए कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लाइवलीहुड इन टूरिज्म कैसे उसको ठीक किया जाए, मतलब किसी भी जगह में टूरिज्म डेस्टिनेशन पे जो लाइवलीहुड है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। उसके बाद एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो पहले से किसी ने बोला है या फिर एक सल्यूशन है जो आपके जगह पे नहीं हुआ है, किसी दूसरे जगह पे हुआ है, और हमने बोला कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप करें तो लाइवलीहुड ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो ये हाइपोथेसिस हुआ कि
डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पे डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इज एन इनडायरेक्ट वेरिएबल एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट इज एन डायरेक्ट वेरिएबल. तो ये हाइपोथेसिस जो होता है, बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोथेसिस मतलब कुछ भी बोल देते हैं. ऐसा नहीं है. हाइपोथेसिस मतलब आप वहां पे पूछिए कि कहीं पे भी अगर हाइपोथेसिस देखते हैं तो पूछिए कि डायरेक्ट वेरिएबल कौन सा है, इनडायरेक्ट वेरिएबल कौन सा है. अब डायरेक्ट वेरिएबल, इनडायरेक्ट वेरिएबल में ऐसा है कि इनडायरेक्ट वेरिएबल मतलब जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो इंडिपेंडेंट है, इनडायरेक्ट. और डायरेक्ट वेरिएबल वो है जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट आता है. इसका मतलब कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, या किसी लोग बोलते हैं कि इनडायरेक्ट वेरिएबल और डायरेक्ट वेरिएबल. तो हाइपोथेसिस जब भी आपके मन में आए तो ये क्वेश्चन आप पहले पूछ लीजिए. आपने अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब आपको अच्छा प्रॉब्लम मिल गया, नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस ढूंढना कि उस प्रॉब्लम का क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपको लिटरेचर से मिलेगा. और वो लिटरेचर से आपको हाइपोथेसिस फॉर्म करना होगा जिसमें कि आप बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है. फिर उसके बाद आपने एक हाइपोथेसिस चूज कर लिया. फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसमें भी बहुत सारे मतलब चीजें छुपी हुई हैं. ये तो मतलब आई विल गिव यू एन ओवरऑल व्यू ऑफ व्हाट दिस रिसर्च प्रोसेस इज, बट टू गिव यू एन हिंट कि कलेक्शन ऑफ डेटा एक सीरीज है. जस्ट कलेक्शन, mere collection is not enough. We have to then organize the data in a proper way. So एक बार आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, जैसे क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करने का डिफरेंट वे है कि क्वेश्चनर हुआ, या फिर इंटरव्यू हुआ, या फिर ऑब्जर्वेशन हुआ, या फिर सेमेंटिक मेथड्स हुए, या फिर आप किसी भी तरह के मतलब डेटा कलेक्शन टूल से आप डेटा को कलेक्ट करते हो. उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उस डेटा को. तो बेसिकली आपने अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक प्रॉब्लम खोजा जो कि अच्छा प्रॉब्लम है, उस पर हमने हाइपोथेसिस बनाए. अब हमको प्रूव करना है कि वो हाइपोथेसिस सही है. तो यही है रिसर्च. तो बेसिकली हम उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चनर बनाते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उस डेटा को इवैल्यूएट किया जाता है. इवैल्यूएशन यहाँ पे मतलब डेटा एनालिसिस होता है. तो बहुत से रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि जो रिसर्च है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन जो अलग है. एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स बहुत अलग है रिसर्च से. रिसर्च एक समंदर है, स्टैटिस्टिक्स एक उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है. तो स्टैटिस्टिक्स आपको रिसर्च में हेल्प करता है, लेकिन पूरा स्टैटिस्टिक्स अगर आप सीख लिए तो ऐसा नहीं कि आप अच्छा रिसर्चर बन जाएंगे. अच्छा रिसर्चर बनने के लिए आपके पास एक अच्छा प्रॉब्लम होना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेथड्स बाद में आते हैं, मेथोडोलॉजी पहले आता है. तो रिसर्च का फिलॉसफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिर उसके बाद ये जो इवैल्यूएटिंग वाला पार्ट है, ये इवैल्यूएटिंग वाला पार्ट ही एनालिसिस है. फिर उसके बाद हमने एनालिसिस किया और उससे हमने क्या किया कि मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स. ठीक है, तो उसके बाद एनालिसिस करके हमने डिडक्शंस किया. डिडक्शन मतलब बहुत से डेटा को एक समराइज करके छोटे में डालना. ठीक है, जैसे उसको हम ज्यादा बोलते हैं कि दूध से जैसे हम रबड़ी बनाते हैं, तो उसी तरह से डिडक्शन का प्रोसेस ये है कि बहुत से डेटा, 350 डेटा, या फिर कुछ केसेस में मैंने देखा है कि 500 से ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाता है. उससे मतलब उससे फिल्टर करके उसको डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक डाल के उससे डिडक्शंस करना. डिडक्शन मतलब एक समरी टाइप का हो गया. ठीक है, और वो समरी से हमको कंक्लूजन फिर डालना है. तो मान के चलिए कि हमको सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन टूरिज्म वाला ही लेते हैं. उसमें हमने हाइपोथेसिस किया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. फिर उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ डेटा और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कुछ डेटा. फिर उसको एनालाइज किया और उससे डिडक्शन निकाला कि सही में एक जगह पे एग्रीकल्चर बढ़े तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़ता है, वहां पे इनकम बढ़ता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रीचिंग कंक्लूजन्स. तो बेसिकली हमने कुछ एक हाइपोथाइज किया. हाइपोथाइज मतलब कुछ एक सोचा कि ये प्रोबेबल सॉल्यूशन है, जो हमने लिटरेचर से पाया कि दूसरे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, तो हमारे कंट्रीज में भी शायद ऐसा हो जाए.
तो फिर उसके बाद हमको रीचिंग कंक्लूजन, तो ये सही है या गलत, तो उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। अगर सही नहीं हुआ, अगर कहीं जगह पे सही नहीं हुआ रिजल्ट, तो आपको एज ए रिसर्चर बन पड़ता है कि आप उसके ऊपर एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी करो। तो पहले आता है एम्पिरिकल स्टडी, फिर अगर रिजल्ट मैच नहीं किया तो उसके बाद आता है फिर एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जहां पे कि आपको फील्ड में जाके एक एक करके पूछना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, किसी गांव में आपको फाइंडिंग मिला कि किसी गांव में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद वो आता है। लेकिन जनरली हमारे जितने यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर हैं वो ज्यादातर यहीं पे खत्म करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, और रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा सिग्निफिकेंट ही निकलता है। तो उसी के लिए हम बोलते हैं कि अगर आपको सुने होंगे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे वेबिनार में आप सुने होंगे कि डेटा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब है कि एविडेंस प्रूव कर रहा है कि 100 में से 5 केस को छोड़ के 95 केसेस में, 95 या उससे ज्यादा केसेस में हम जो हाइपोथेसिस किए थे, जो हाइपोथेसिस लिए थे, वही प्रूव हो रहा है। तो वही है सिग्निफिकेंस, और कुछ नहीं। एंड फाइनली carefully testing the conclusions to determine whether they fit to the formulating hypothesis. तो हमने जो formulate किया था hypothesis in the beginning of the research process, उसके साथ ये मैच करता है कि नहीं। हमारा तो एक होता है formulated hypothesis या फिर conceptual hypothesis, एक होता है आपका operational hypothesis। इसका मतलब है कि आपने कुछ पढ़ा, उससे एक hypothesis बनाया, आपने डेटा कलेक्ट किया अपने फील्ड के ऊपर, और उसको इस डेटा के साथ मिलाया तो देखा कि सही है कि गलत है। तो इसको वेरीफाई करना भी एक रिसर्च है। ज्यादातर केसेस में, मतलब अगर आप देखें कि ज्यादातर हमारे जो सोशल साइंस रिसर्च है, ये ज्यादातर ऐसे ही है। मतलब उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन रिसर्च। इसका मतलब है कि एक जगह पे वो हो चुका है, हम उसको लाके बस अपने जगह पे डाल रहे हैं। इसका मतलब रिप्लिकेट कर रहे हैं। बस स्केल सेम रहता है, ये सेम रहता है, बस आप उसको यार्डस्टिक में नाप लेते हो कि ये सही है कि नहीं। तो ये ज्यादातर रिप्लिकेशन रिसर्च, सोशल साइंस में ज्यादातर रिप्लिकेशन रिसर्च होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, और एक डेफिनेशन अगर आप देखा जाए तो ये थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि उस डेफिनेशन में, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, तो इसमें हमने ये कंक्लूड कर लिया कि फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और हमारा जो कलेक्टेड हाइपोथेसिस, कलेक्टेड डेटा मैच कर जाता है। लेकिन इसमें अगर मैच ना किया तो क्या हो सकता है, तो ये डेफिनेशन वहां पे ज्यादा काम आता है कि क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। ठीक है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस, रिसर्च इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ज्यादातर लोग इसीलिए अगर देखा जाए तो फीमेल जेंडर रिसर्च में ज्यादा अच्छे हैं मेल से, क्योंकि by default female are much more organized than male when we say it does not mean कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि ज्यादातर फीमेल मतलब सब फीमेल, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि फीमेल आर मच मोर बेटर रिसर्चर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देन मेल। तो क्रिएटिव वर्क है, सिस्टमैटिक है। उसके साथ ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज एक बेस है। तो बेसिकली किसी ने चाइना में एक रिसर्च किया था लाइवलीहुड के ऊपर, जहां पे उसको मिला कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे इंडिया में वो हो रहा है कि नहीं, तो ये भी लाना, और ये स्टॉक को, मतलब जो नॉलेज का स्टॉक है उसको इंक्रीज किया जाता है, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, कल्चर, सोसाइटी। ये सोशल साइंस का डेफिनेशन है कि मैन के ऊपर, या मैन मतलब मैनहुड, मतलब जो मैनकाइंड जो है उसके ऊपर, या फिर कल्चर के ऊपर, या फिर सोसाइटी के ऊपर, एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। तो बेसिकली अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, चलिए मान के चलिए कि एग्रीकल्चर डेवलप, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो इंडिया एग्रीकल्चर के साथ आगे बढ़े, या फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, या फिर सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियलिज्म के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये ही है, मतलब ये जो आप रिसर्च करते हो, ये एक नॉलेज का स्टॉक के ऊपर जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिसर्च एक लाइब्रेरी के एक वो जो बोलते हैं शेल्फ जैसी है। क्यों? क्योंकि
जब आप किसी भी रिसर्च को डालते हो ना, तो वो लाइब्रेरी के शेल्फ में वो आगे रिसर्च को लेके जाता है, तो ये शेल्फ बढ़ता जाता है। एक चीज है कि ये शेल्फ कभी खत्म नहीं होता है, रिसर्च इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो कोई भी रिसर्चर अगर आप बोले कि बहुत से रिसर्चर मुझे पूछते हैं कि सर पीएचडी के बाद क्या, तो मेरे एक मतलब सर थे जो मतलब जेएनयू में ज्यादातर जाता हूँ और वहाँ पे मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो प्रभात पटनायक करके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है, वो मुझे बोले थे एक बार कि मोहंती, रिसर्च पीएचडी से खत्म नहीं होता, रिसर्च पीएचडी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जितने सारे मेरे प्रिय मित्र हैं या फिर जो बंधु हैं यहाँ पे, ये आप मान के चलिए कि इसमें आप गलती करेंगे और सीखेंगे, तो गलती करके सीखना ही रिसर्च है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत से मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग आइदर वरी बहुत ज्यादा करते हैं या फिर नर्वस में बहुत सारे मतलब स्टेप्स ले लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अननेसेसरी है। रिसर्च मतलब अपने आप से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप से कम एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन गलती भी कर सकते हैं आप, तो ऐसा ठीक है। तो ये आप जो भी गलती करते हैं, ये भी न्यू एप्लीकेशन ही है, हर किसी गलती से एक न्यू एप्लीकेशन निकलता है। तो प्रोसेस सीधा है, लेकिन गलती करने का चांसेस भी हैं। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये एस्टैब्लिश और कंफर्म फैक्ट, जो पहला डेफिनेशन आपने डिसाइड किया, ये उसमें आता है कि एस्टैब्लिश और कंफर्म फैक्ट, मतलब जो है उसको कंफर्म किया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंफर्मेटरी रिसर्च, कंफर्मेटरी रिसर्च, या फिर रीअफर्म द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क। ठीक है, रीअफर्म मतलब किसी का माइक शायद ऑन है, हिस्ट्री में रिसर्च कैसे करनी है वो, इसका माइक शायद ऑन है, ओके, थैंक यू। तो सो बेसिकली रीअफर्म द प्रीवियस वर्क, एस्टैब्लिश द कंफर्म फैक्ट्स, तो जो कंफर्म है उसको रीकंफर्म करना, रीअफर्म करना, ये रिसर्च है। लेकिन उसके ऊपर और भी रिसर्च है जो कि सॉल्व न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को या फिर न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी रिसर्च है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि न्यू रिसर्च जहाँ पे आ जाता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेशन किया जाता है, उसके ऊपर पहले इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो वो बन जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पे ये बनता है कंफर्मेटरी रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसको आप बोलते हैं। फिर सपोर्ट थ्योरम्स, ठीक है, ये आर्गुमेंटेटिव रिसर्च है। सपोर्ट थ्योरम्स मतलब किसी ने कोई थ्योरी बनाया है, तो उसको वो शायद सपोर्ट करने के लिए भी बन सकता है या फिर डेवलप न्यू थ्योरीज, ठीक है। तो उसमें आप अगर न्यू थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो वो भी रिसर्च ही कहलाता है। ज्यादातर सोशल साइंस रिसर्च ये दोनों में आते हैं, एस्टैब्लिश और कंफर्म फैक्ट्स और रीअफर्म। और मैं ऐसा हमेशा बोलता हूं कि पीएचडी के लिए हमें ज्यादातर इस दोनों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और ना कि इनके ऊपर, क्योंकि as I said कि literature is very less in exploratory research, so you will be trapped if you don't get particular literature on a specific topic which is very noble in nature, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसर्च प्रोजेक्ट may also be expansion of the previous work। तो बेसिकली किसी ने कहीं पे छोड़ा था, आप वहां से उसको पकड़ के आगे लेते हैं, तो वो हो जाता है मतलब पास्ट वर्क को आप आगे लेके जा रहे हैं। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक बहुत अच्छा रिसर्च जो स्केल बिल्डिंग है, स्केल बिल्डिंग रिसर्च जो है जिसके ऊपर मैं ज्यादातर काम करता हूँ। तो आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे टूल जैसा है जिससे कि आप नाप सको, जैसे मान के चलिए कि वेलबींग को आपको कैसे नापना है, तो बेसिकली आप एक क्वेश्चनर यूज करते हो। तो ये जो क्वेश्चनर आप यूज करते हो ये किसी ने बनाया था पहले, ठीक है, तो ये वैलिडेटेड होना चाहिए। तो ये वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो उसका वैलिडिटी है कि नहीं। प्रोसीजर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये ज्यादातर साइंस में आता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें कि आप एक कंट्रोल ग्रुप लेते हो और एक कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसके ऊपर आप कुछ एक जैसे बोलते हैं कि उसके ऊपर आप कुछ एक प्रयोग करते हो, और एक ग्रुप लेते हो जिसके ऊपर आप कुछ प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मान के चलिए कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल एक पैडी फील्ड के ऊपर और दूसरे पैडी फील्ड को ऐसे ही आप छोड़ते हो, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि इसका रिजल्ट और जो जनरल वाला फील्ड है उसके रिजल्ट कितना डिफरेंट करता है। तो
तो वो बेसिकली बन जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो रिसर्च में रिप्लिकेट एलिमेंट्स ऑफ प्रायर प्रोजेक्ट्स द प्रोजेक्ट एज अ होल। मतलब ये हो सकता है कि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा हो रिसर्च, या फिर पूरा प्रोजेक्ट ही हो। तो डिफरेंट तरह के रिसर्च डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम साइंस के लैब में देखें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स, मतलब ज्यादातर पीएचडीज वो छोटे प्रोजेक्ट्स, मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। तो वो एक मतलब वो जो बोलते हैं ना कि साइंटिफिक, एक बेसिक साइंसेस का रिसर्च उस तरह का होता है। जबकि सोशल साइंस का रिसर्च मतलब एक तरह से बोलो तो रैंडम टाइप का होता है, जो कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट जनरली लॉन्ग टर्म का होता है और उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये तो रही मतलब रिसर्च की बात है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ये जो प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक है। ये दोनों चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक है, और यहाँ पे गलती हो सकती है अगर सही तरीके से गाइडिंग ना मिले, या फिर हो सकता है कि लिटरेचर पर्टिनेंट ना मिले, या फिर गलत लिटरेचर आप पढ़ लीजिए। बहुत से लोग गलत लिटरेचर पढ़ के मतलब एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं हाइपोथेसिस, तो वहां पे रिजल्ट नहीं मैच करते। तो हो सकता है गलती हो, लेकिन वो भी ठीक है, उससे भी आप कुछ सीखते हैं। अब आप ये मतलब शैलेश सर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपने मुझे बोला था टूरिज्म रिसर्च, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो जनरल नेचर के हैं, तो मैंने उसको चेंज करके रिसर्च ही बना दिया। सो आई होप इट इज फाइन ऑन योर पार्ट सर। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Yes, yes. So then comes nature of research. ये nature of research जो होता है ये basically objective होता है and logical होता है. So basically there should be an objective. Objective मतलब आप हाँ या ना में आंसर दे पाओ, ये उस तरह का होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है या फिर लॉजिकल भी होता है। लॉजिकल मतलब जैसे अगर आप सॉल्व कर रहे हो टूरिज्म इनफ्लो का, मतलब आप टूरिज्म के लोग जो आ रहे हैं इनफ्लो का आपको बढ़ाना है, तो आप कौन सा प्रैक्टिस फॉलो करोगे? मार्केटिंग करोगे या फिर टूर गाइडिंग को ज्यादा प्रमोट करोगे, या फिर टूर ऑपरेटर्स को ज्यादा डिस्काउंट दोगे? आप क्या करोगे? तो उसके लिए एक लॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए। इलॉजिकल सोल्यूशन से रिसर्च नहीं होता। तो हम उसको मतलब अपने इनफॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि हवाई बातों से रिसर्च नहीं होता। तो ये उसी तरह का है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। तो आप बहुत से लोग खुद को रिसर्चर मान लेते हैं ये बता के कि हमने पढ़ा था। तो ये सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होता। रिसर्च जब आप खुद को रिसर्चर बुलाते हो तो आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है। एम्पिरिकल मतलब खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो आप फील्ड के ऊपर गए हो, उसके ऊपर रिसर्च किए हो, उसको ऑब्जर्व किए हो, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये रिसर्च फैक्ट है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंस एंड अनहरिड एक्टिविटी। ये तो हम बता चुके हैं। इट डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस, रिजर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। तो बेसिकली ये एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर होता है, इसीलिए साइंटिफिक होता है। जो साइंटिफिक में चीजें होती हैं वो बेसिकली इनपुट प्रोसेस आउटपुट में होती है। इसका मतलब हम कुछ इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पे या फिर किसी भी एनालाइजिंग टूल के थ्रू पे, और उससे आउटपुट निकलता है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट टाइप का हिसाब होता है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश अभी तक नहीं होती है। इट इज डायरेक्शन टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये कोई भी रिसर्च अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो वो रिसर्च नहीं है। ये आप मान के चलिए। जब आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, पहले पूछिए कि क्या ये प्रॉब्लम है, फिर सेकंड पूछिए कि क्या ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, मतलब रिसर्च वर्दी है कि नहीं। तो ये दो क्वेश्चन जो नए रिसर्चर हैं ये जरूर पूछिएगा। जो अभी मिडिल पाथ में पहुंच गए हैं वो ये कर सकते हैं कि अभी चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा रीड्राफ्टिंग कर सकते हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए। इट इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। सो रिसर्च में हम लोग बोलते हैं कि एक मेथड है डायरी मेथड। तो इसको केयरफुली रिकॉर्ड करना पड़ता है और रिपोर्ट भी करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो वो रिसर्च नहीं है। आपने बोला कि मैं 5 दिन से देख रहा हूँ कि वो जो मतलब मैं 5 महीने से देख रहा हूँ कि टूरिस्ट फ्लो बढ़ रहा है कोविड के जाने के बाद। तो
ये आपने अगर रिकॉर्ड किया है तो ही आप रिसर्च उसको कह सकते हैं। तो आपको 5 महीने का डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड करते हो उतना ज्यादा, सो बेसिकली डायरी में हो या फिर ये पे हो, ये इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, ठीक है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो कि पेपर लिखे हैं, आपके पास भी पेपर होंगे, लेकिन आपने कभी उसको पब्लिश नहीं किया, तो उसको बोला जाता है कि एन अनपब्लिश्ड पेपर इज नॉट रिटन एट ऑल। तो दुनिया को अगर पता नहीं है, अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो फिर उस रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं। तो यही एक मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कोई भी चीज अगर आपके पास है तो आप उसको पब्लिश करने के ऊपर ध्यान दीजिए। उसको रखे रखना सही नहीं है। और हमेशा उसको एक टाइम बाउंड, रिसर्च इज अ वेरी टाइम बाउंड प्रोसेस, ठीक है। तो ज्यादातर पूछते हैं कि कितना साल होना चाहिए, उसका कोई आंसर नहीं है। ये सही बात है कि उसका कोई आंसर नहीं है कि आपका रिसर्च कितना साल होना चाहिए। आपका रिसर्च आप खुद डिसाइड करते हो एज अ एक्सपर्ट इन द फील्ड। तो रिसर्च सिर्फ एक ही ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप डिसाइड करते हो कि आपको कितने साल में पीएचडी खत्म करना है, लेकिन उसमें भी एक टाइम बाउंड रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट जस्टिफिकेशंस दैट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ फास्ट यू वांट टू डू। इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप ही एक्सपर्ट हो। दूसरे फील्ड में क्या होता है कि हम लोग एक्सपर्ट को जाके पूछते हैं और उससे डिडक्शंस निकालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो। It involves gathering of primary or first-hand data sources or from the existing sources. तो ये primary sources और secondary sources. Secondary sources मतलब जो existing database या literature review है, तो उसके ऊपर उसको बोला जाता है। फिर हम देखते हैं next क्या है। तो some of the important terminologies, ये थोड़ा सा philosophical है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन इसके ऊपर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। ये सब नोट जो किया गया है, ये साइटेशंस हैं, ये सब उन बुक्स में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि बस ओवरऑल समझ लेते हैं कि ये क्या है। ऑन्टोलॉजी जो है वो है नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी मतलब जैसे एक फैक्ट मान के चलिए कि सूरज कहाँ से उगता है, सूरज पूर्व में उगता है। ये जनरल फैक्ट नहीं है। सूरज पूर्व में उगता नहीं है। सूरज बेसिकली स्टेबल है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है। तो नेचर ऑफ रियलिटी मतलब सूरज स्थिर है और ये जो पृथ्वी है ये चारों तरफ घूमती है। तो ये है नेचर ऑफ रियलिटी। जो सच क्या है, फैक्ट क्या है, ये है ऑन्टोलॉजी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी मतलब नेचर ऑफ रियलिटी, जो सत्य है वो क्या है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब आपका सत्य क्या है, रिसर्चर का सत्य क्या है। कोई भी अगर आप देखे होंगे कि कोई भी आपने किसी एंगल से किसी को जाते हुए देखा है, आपके कोई मित्र के साथ आपने किसी एंगल से किसी एक आदमी को जाते हुए, अब आपको दूर से लगा कि वो आदमी इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो ये वो आदमी रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो आदमी वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड रियलिटी है, मतलब आपका सत्य क्या है, तो वो कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी। कि आप सत्य को किस रूप से और किस एंगल से देख रहे हो, फ्रॉम विच एंगल आर यू सीइंग द ट्रूथ। और ऑन्टोलॉजी तो वो होता है एपिस्टेमोलॉजी। तो ज्यादातर बोलते रहते हैं कि अगर आप सुनिएगा अच्छे रिसर्चर को, वो बोलते रहते हैं कि एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज। एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज का मतलब होता है कि आप किस एंगल से उस रिसर्च को सॉल्व करना चाहते हो। और एपिस्टेमोलॉजी में दो आ जाते हैं, एक है पॉजिटिविज्म और एक है इंटरप्रेटिव, ठीक है। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि आप सोचते हो कि आप एज ए रिसर्चर उस फील्ड से अलग हो। जैसे कि एक स्टैटिस्टिशियन स्टैटिस्टिक्स देख के एक एक समरी निकालता है, वो उस फील्ड में नहीं गया है। अगर स्टॉक मार्केट पे कोई रिसर्च कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और देख रहा है, तो वो एक्सटर्नल रहता है वर्ल्ड से, जिस वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है उससे वो बाहर रहता है और बाहर से देख के एक सिंगल और ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोलता है। सिंगल और ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब नंबर के हिसाब से बोलता है। ये बोलता है कि 0 है या 1 है, ये बोलता है यस और नो है,
ये ऑब्जेक्टिव है और रियलिटी के बेस्ड ऊपर है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, मतलब वो फील्ड के ऊपर नहीं जाता। ज्यादातर इकोनॉमिक्स के रिसर्चर जो हैं वो अगर वो सोशल साइंस के अंतर्गत रिसर्च नहीं कर रहे हैं और ये अगर सेकेंडरी डेटा के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये पॉजिटिविज्म में आता है। पॉजिटिविज्म मतलब जो एक्सटर्नल है ट्रूथ से और जो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इनको बस पूछिए कि यस और नो, तो ये बताते हैं कि यस और नो। इसमें रिगार्डलेस ऑफ रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव और बिलीफ, तो ये जो अनबायस्ड नेचर है इस रिसर्च में ज्यादा है कि डेटा जो बोला हम उसी को फॉलो करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब ये हमारा पर्सपेक्टिव है। तो अगर उस तरह के रिसर्चर हो आप तो आप पॉजिटिविज्म में आते हैं। इंटरप्रेटिव का मतलब होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब आप सोचते हो कि रियलिटी मल्टीपल हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है। इसका मतलब आपने जिस एंगल से देखा शायद आप ये मानते हो कि जिस एंगल से आपने देखा और जिस एंगल से कोई दूसरा आदमी देख रहा है सो वो डिफरेंट हो सकता है। तो रियलिटीज कैन बी मल्टीपल और रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि आपके हिसाब से ये सही है, उनके हिसाब से ये सही है, तो ये बन जाते हैं इंटरप्रेटिव रिसर्च। इंटरप्रेटिव मतलब क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब हम जब ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दैट दीज मल्टीपल रियलिटीज आल्सो डिपेंड्स ऑन फॉर मीनिंग्स। इसका मतलब है कि रिसर्चर भी उसमें एक पार्ट बन जाता है। जैसे कि अगर आप देखो कि एथनोग्राफिकल रिसर्च, बहुत से मित्र यहाँ पे एथनोग्राफी वाला रिसर्च कर रहे होंगे, तो यहाँ पे होता क्या है कि इंटरप्रेटिव जब आ जाता है तो आप उनके एक पार्ट बन जाते हो, और जब आप उनके एक पार्ट बन जाते हो तो बायसिज्म एरर आ जाता है, कभी कभी बायसिज्म एरर आ जाता है, लेकिन ये उस रिसर्च का पार्ट ही है। अगर आप इंटरप्रेटिव रिसर्च कर रहे हो, क्वालिटेटिव डेटा आप अगर कर रहे हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत से लोग क्वालिटेटिव करते हैं, तो आप उस तरह के रिसर्च को बोलते हैं इंटरप्रेटिव रिसर्च। फिर आ जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। सेम ही है। इंडक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज है कि मच्छर से मलेरिया होता है, ये पर्टिकुलर है। ये जो एक पर्टिकुलर टाइप के मच्छर से मलेरिया होता है, ये एक पर्टिकुलर केस है, और जनरल केस है कि मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, तो एक छोटे से ट्रूथ को लेके आप अगर उसको फनल अप करो, फनल अप, जब फनल आपने देखा होगा, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो ज्यादा ब्रॉड रहता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड रहता है, जो पतला रहता है। फनल अप मतलब आप वो पतले हिसाब से ऊपर जा रहे हो। सो एक पर्टिकुलर ट्रूथ से आप एक जनरल ट्रूथ की तरफ जा रहे हो। और डिडक्टिव का मतलब होता है कि आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, आप उसमें से चुन के कुछ एक पर्टिकुलर डेटा, सो डेटा फिल्टरिंग यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर डिडक्टिव रिसर्च हम देखते हैं। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा बात कर लिया है उसके ऊपर। हम उसके ऊपर नेक्स्ट चले जाते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये एक मेन है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना होता है कि आपका कौन सा टाइप का रिसर्च है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो मैंने बताया, जिसके ऊपर ये एक नया टाइप का रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेशन से आता है एक्सप्लोरेटरी। तो एक्सप्लोरेशन मतलब किसी भी नए चीज के ऊपर, जिसके ऊपर पहले इतना रिसर्च किया नहीं गया है, आप पहले लोगों में से हो जिसने रिसर्च किया है। अब ये एक बहुत चैलेंजिंग रिसर्च बन जाता है, और इसीलिए मैं इसको मतलब सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी अपने पीएचडी के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अच्छा है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन से आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कि ज्यादा डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आपको पूछा गया कि जैसे न्यूज रिपोर्टर करते हैं कि एक जगह पे कहीं पे मर्डर हुआ है, तो न्यूज रिपोर्टर क्या करता है कि वो मर्डर के सीन को भी डिस्क्राइब करता है ना। तो न्यूज रिपोर्टर रिसर्चर नहीं हो जाते, लेकिन रिसर्चर जो है वो न्यूज रिपोर्टर का काम भी कर सकता है। इसका मतलब है कि विदाउट एविडेंस भी कभी कभी रिपोर्टर लिख देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो भी डिस्क्रिप्टिव तरह से लिखते हैं। लेकिन जो रिसर्च और जो रिपोर्टर में डिफरेंस ये है कि रिसर्चर हमेशा एविडेंस को लेके डिस्क्रिप्शन देता है,
तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे कि आप डिस्क्राइब करते हो सिचुएशन। अप्लाइड रिसर्च मतलब एक्शन रिसर्च टाइप का है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया, एक इमीडिएट प्रॉब्लम, जैसे कोविड-19 का प्रॉब्लम था, इमीडिएट प्रॉब्लम, हमको वैक्सीन बनाना था। तो इंडिया में सबसे पहले, एक तरह से बोला जाए तो सबसे पहले एक वैक्सीन निकाला गया। तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर पाए वो होता है अप्लाइड रिसर्च। प्योर और फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च होता है जिसके ऊपर आप थ्योरी के ऊपर रिसर्च करते हैं। ज्यादातर हम लोग नहीं करते हैं, ये जैसे एस्ट्रोफिजिक्स वाले या फिर बेसिक साइंसेस वाले ये थ्योरी के ऊपर रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल के ऊपर रिसर्च करते हैं। या फिर अगर आप देखा जाए तो मतलब जितने सारे थ्योरीज हैं, थ्योरीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च, उसको वेरीफाई करना, रिजेक्ट करना या फिर उसको बढ़ाना, वो बन जाता है फंडामेंटल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब है जो फिलॉसफी वाले करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। फिर उसके बाद कॉजल रिसर्च, मतलब किसको बढ़ाने से कौन सा बढ़ता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉजल इफेक्ट, मतलब कॉजल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब आप सिर्फ लिटरेचर जो पब्लिश्ड हो चुका है उसी के ऊपर आप ज्यादातर रिसर्च करते हो। हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो ज्यादातर करता है उसको हिस्टोरिकल रिसर्च बोला जाता है। अप्लाइड और एक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। अप्लाइड में थोड़ा साइंटिफिक है, एक्शन में किसी भी तरह का एक्शन, मतलब सडन प्रॉब्लम के लिए, जो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए। अप्लाइड में बस डिफरेंस ये है कि ये ज्यादातर साइंस में यूज होता है, जबकि एक्शन रिसर्च ये सोशल साइंस में भी यूज होता है। लाइब्रेरी रिसर्च मतलब लाइब्रेरी से मतलब जितने आर्टिकल हैं या फिर ये हैं उसको लाके उनसे सीखना कि सॉल्व करना। तो उसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप के पेपर बन जाते हैं। बहुत से जगह पे आपको लिखना होता है कि कौन सा टाइप का पेपर है। अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो फिर एक्सप्लोरेटिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अप्लाइड पेपर है, या फिर कॉन्सेप्चुअल पेपर है, या फिर कॉजल पेपर है, हिस्टोरिकल पेपर है। ये कौन सा पेपर है या फिर आपका रिसर्च जो है कौन सा रिसर्च है, आपको ये पहले से ही चुनना पड़ेगा। ठीक, ये आ जाता है जो हमने डिस्कस किया है कि क्या है स्टेप्स इन रिसर्च। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम पहले एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर देते हैं, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करते हैं। फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट ऑफ ए वर्किंग हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस, मतलब उसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि एक प्रोबेबल सॉल्यूशन, एक क्या हो सकता है एक प्रोबेबल सॉल्यूशन, वो लिटरेचर से हम लाते हैं। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, मतलब उससे हमने ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या हो सकता है उसका सॉल्यूशन। फिर उसके ऊपर हम डेटा के लिए रेडी होते हैं कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब एक बार प्रिपेयरिंग द डेटा हो गया, फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अगर आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो फिर सैंपल साइज कैलकुलेशन और एडिक्वेसी का प्रॉब्लम रहता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो सब देखना पड़ेगा। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, उस सैम्पलिंग के बेसिस पे आप लोग डेटा कलेक्ट करते हो डेटा। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है उस डेटा को, और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है जो डेटा आपने किया। फिर उसके बाद जो हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस आपने लिया था और जो डेटा बता रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। बेसिकली जो आपने लिया था, आपका हाइपोथेसाइज्ड मीन और आपका जो एक्चुअल मीन, उसको वो कंपेयर किया जाता है, तो वो बन जाता है पैरामीट्रिक। तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात कर सकते हैं बाद में। जनरली फिर उसके बाद अगर सही निकला कि जो आपने हाइपोथेसाइज किया था और आपका डेटा मैच कर गया, तो फिर जनरलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद आप इंटरप्रेट कर देते हो डेटा को कि क्यों जनरलाइज हुआ। और अगर नहीं होता है तो फिर आपको फिर फील्ड के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर डेटा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। फिर लास्ट में होता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आ जाता है जब आप एक रिसर्च लाइक कर रहे हो। फिर इसमें हम देखते हैं कि रिसर्च मेथड्स, बहुत से लोग इसमें ये हो जाते हैं कि मेथड क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मेथड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेथड जो होता है किसी भी योद्धा के तलवार जैसा होता है, लेकिन योद्धा का जो स्किल होता है वो मेथोडोलॉजी होता है। अब ये देखना है कि ये कैसा है।
अब देखिए कि एक योद्धा का क्या होता है, एक योद्धा का स्किल होता है। तो मेथोडोलॉजी बेसिकली एक स्किल है, मेथड एक वेपन की तरह है। तो वेपन का क्या है कि वेपन तो कांस्टेंट है। जैसे एक नॉर्मल सी योद्धा को अगर आप बड़ा वेपन भी पकड़ा दो तो वो अच्छा रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि इसी तरह से किसी भी एक एमेच्योर रिसर्चर को आप अगर एसपीएसएस भी सिखा दो फिर भी वो अच्छा रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मेथोडोलॉजी का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी होता है, ये स्किल वाली बातें होती है। मेथड का क्या होता है कि ये स्टैटिस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होती है। तो ये जनरली इसका डेफिनेशन यही है, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो ये बोला जाता है कि रिसर्च मेथड इंप्लाइज मेथड्स एम्प्लॉयड। ठीक है, मेथड्स मतलब आप मान के चलिए कि एनोवा, मनकोवा, आप जो भी यूज कर रहे हैं, सीएफए, ईएफए, ये जो भी मतलब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, ये आप क्या यूज कर रहे हो, वो मेथड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मेथोडोलॉजी सिग्निफाइज द वे यू इफेक्टिवली सॉल्विंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपका वे क्या है, आपका देखने का नजरिया क्या है, आप किस तरह से चेंज करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को। बिहेवियर इंस्ट्रूमेंट यूज, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होता है। मेथोडोलॉजी जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेथोडोलॉजी ज्यादा ब्रॉड है, जबकि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कांस्टेंट टाइप के हैं। तो मेरे हिसाब से पहले किसी भी रिसर्चर को पहले मेथोडोलॉजी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेथड्स तो आप सीखते जाएंगे, मेथड सीखने के लिए जिंदगी पड़ा है, आप आराम से कभी भी मेथड सीख सकते हैं, लेकिन इसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है। और इसको उसके बाद बहुत से रिसर्चर, इवन बहुत से अच्छे यूनिवर्सिटीज में भी हम देखते हैं कि हम ज्यादातर डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं कि मेथड कि स्टैटिस्टिक्स दिखने में अच्छा होता है ना, तो उसमें क्या करता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि जो आदमी जितना ज्यादा टेस्ट सीखा है वो उतना अच्छा, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हमने जितना पब्लिकेशन किया है हमने उसमें देखा है कि टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टूल के हिसाब। सो ये टेक्निक है, ये टूल है। डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, ठीक है, तो इसमें कंप्राइज ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स, ये एक्चुअली टेक्निक्स नहीं, ये टूल्स होना चाहिए। एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर द अचीवमेंट, तो ये एक ब्रॉडर गोल है और ये एक शॉर्टर टूल है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू डिस्कवर सोल्यूशन टू ए रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, टू अप्लाई करेक्ट प्रोसीजर टू डिटरमाइन द सोल्यूशन। तो आपके मेथोडोलॉजी में अगर गलत हो गया तो फिर आपका पूरा रिसर्च ही गलत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि लाइवलीहुड के ऊपर रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो आपने देखा कि 90 लोग या फिर 90 रिसर्चर जो लाइवलीहुड में रिसर्च कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने कर दिया क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज, तो उसमें आपका क्या होता है कि उसमें गलत हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि वॉइड ab initio। वॉइड ab initio मतलब पहले से ही गलत। तो ये हो गया ओवरऑल थिंग्स अबाउट रिसर्च और रिसर्च कैसे करना होता है। सर हम और 10-15 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू खत्म कर ले। हेलो, Yes, sir, you can confirm. Yes, sir, you can. ओके ओके ओके। तो इसको 10 मिनट लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो हम खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में ये सब जो है वो देखा जाएगा। तो बेसिकली लिटरेचर जो होता है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी चीज में, किसी भी रिसर्च में लिटरेचर जो होता है वो आपका बैकबोन होता है। तो बैकबोन जितना आपका स्ट्रांग है, आपका रिसर्च उतना ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मतलब ज्यादा बैकबोन नहीं होता है, उसमें आपको एक नए चीज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, ठीक है, तो ये बहुत से रिसर्चर डिफरेंट तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरह से दिखा भी दूं कि बेसिकली डिफरेंट तरह के सर्च इंजिन होते हैं, है ना, कि स्कोपस हो गया, ये आपका वेब ऑफ साइंस हो गया, ये आपका मतलब गूगल स्कॉलर हो गया, या अगर आप नए हैं तो मतलब अगर आप ज्यादा देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिया हो गया, ये सब सर्च इंजिन है। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक और एप्लीकेशन ज्यादा होता है टेक्नोलॉजी का। नाउ व्हेन यू सर्च, जब आप सर्च करते हो तो आप बेसिकली देखते हो कि स्कॉलरली आर्टिकल आप ढूंढिए,
मेरे गाइड बोला करते, मतलब जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे गाइड बोला करते थे कि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा पढ़ना। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आप देखिए कि कौन से मतलब कौन सा चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कहीं से कुछ भी पढ़ लिए, लेकिन उसके ऊपर आपने बना लिया मन कि आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है, फिर बाद में पता चला कि उसके ऊपर तो ज्यादा आर्टिकल है नहीं, या फिर वो आइडिया तो मतलब बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका लिटरेचर जो है वो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो आपका गाइडिंग फोर्स है, उसी से ही आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि वो आपको गाइड कर देता है कि ठीक जगह पे। तो अच्छा पढ़ना जरूरी है, और व्हेन आई से अच्छा, इट मींस दैट इट हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो जर्नल से पढ़ना, रेपुटेड जर्नल से पढ़ना, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना पड़ेगा। और बुक्स एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर रिसर्चर जो हैं हम लोग इसके ऊपर करते हैं, मतलब बुक्स के ऊपर ये नहीं करते हैं, हम जो ज्यादा आर्टिकल्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन बुक्स भी एक अच्छा है ना, कि एक अच्छा सोर्स है। तो बुक्स में हम थ्योरी के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो हम बुक्स के ऊपर ज्यादा रिसर्च करते हैं, फिर स्कॉलरली आर्टिकल्स, फिर एनी अदर सोर्स रिलेवेंट टू पर्टिकुलर इशू। जैसे अगर आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स ना मिले तो फिर आप शायद न्यूज़पेपर का या फिर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स का चेक कर सकते हैं। फिर एरिया ऑफ रिसर्च और थ्योरी, इसको किसी भी चीज को अगर मतलब स्टडी किया गया है पहले, और वो अगर आपके रिसर्च के अंतर्गत आता है, आपके रिसर्च के लिए आप इम्पोर्टेंट है, तो उसको बोला जाता है लिटरेचर। अब लिटरेचर में ऐसा हमने पहले से ही बोला कि आपको अच्छे लिटरेचर पढ़ने चाहिए, तो अच्छे बुक्स। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप जब बहुत सारे इंटरव्यूज अटेंड करते हो तो उसमें पूछा जाता है कि नेम 5 ऑथर्स इन योर डिसिप्लिन, तो वहां पे बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि मतलब, और मैंने देखा है कि बहुत से लोग बोल भी नहीं पाते। तो ये एज ए रिसर्चर ये आपका मतलब ड्यूटी बन जाता है कि अपने फील्ड में 5 ऐसे सबसे अच्छे बुक्स का नाम, 10 ऑथर्स के नाम, और 10 मतलब ये जो है ना नेटवर्क से नाम, मतलब कौन सा ऑथर किसके साथ लिखता है और कैसा लिखता है, और थ्योरी के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए। So by doing so provides a description, summary and critical evaluation of these works. तो बेसिकली सिर्फ पढ़ना रिसर्च नहीं है, लिटरेचर नहीं है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको डिडक्टिव करना पड़ता है। डिडक्टिव मतलब जो हमने बोला कि आपको एक जनरल, तो आप सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर लेट से पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे होता क्या है कि आपको सिर्फ सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर आपको अपना प्रॉब्लम को रिलेट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है कि सस्टेनेबल टूरिज्म एज सस्टेनेबल लाइवलीहुड में इस ऑथर ने जो बोला है उसको किसने आर्गुमेंट किया है, किसने सपोर्ट किया है, उसका आर्गुमेंट किस एंगल से बनता है। तो इसको देखना ही लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। तो बहुत से लोग हम देखते हैं कि एक आर्टिकल पढ़ते हैं और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो एक अनसिस्टमाइज्ड रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अनसिस्टमाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे जगह पे ये अभी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो आप फॉलो ना करें। आप थोड़ा और अंदर जाइए और देखिए कि किसी ने अगर ये बात, जैसे आपने साइट करते हैं, तो आप बोलिए कि ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखा लेकिन इसको आर्गुमेंट किया गया है इस जगह पे। तो एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको वो उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो क्रिटिकली आपको लाइक डिफाइन करना पड़ता है एंड ऑल दैट। सो तो उसमें तो ये उसको लिटरेचर रिव्यू बोला जाता है। तो गिव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड मटेरियल, कंबाइन न्यू विद द ओल्ड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, इसका मतलब आप कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकालिए ओल्ड मटेरियल से। तो हो सकता है कि किसी एंगल से किसी चीज को किसी रिसर्चर ने देखा नहीं होगा, उसने पेपर पब्लिश किया है उसी सेम टॉपिक के ऊपर, उसने इंटरप्रेट भी किया है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपके इंटरप्रिटेशन से अलग हो सकता है। मतलब आपका देखने का नजरिया, जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए कि कोई बोला जाए कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट लेट्स से
जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि जहाँ पे फीमेल ये ज्यादा है, फीमेल पॉपुलेशन मतलब रेशियो ज्यादा है, वहाँ पे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड केसेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये बन सकता है कि जहाँ पे फीमेल ज्यादा रेशियो है, इसका मतलब जहाँ पे फीमेल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल, वहां पे हमको चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, तो वहां पे लोग मार नहीं रहे हैं, मतलब वो जो कन्या भ्रूण हत्या जो होता है वो कम है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन उसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन भी कोई ऐसा निकाल सकता है कि देखिए कि दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड ज्यादा है वहां पे एजुकेशन ज्यादा है, और एजुकेशन की वजह से कोई वहां पे ये जो मतलब जहाँ पे फीमेल ज्यादा है वहां पे एजुकेशन ज्यादा है, और इसलिए क्योंकि फीमेल ज्यादा एजुकेटेड हैं वो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जैसे चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखने का नजरिया मतलब फैक्ट वही है, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस अलग हो जाते हैं। तो ये भी अलग हो सकता है, ये आपके देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है। जस्टिफिकेशंस रिसर्च में ज्यादा महत्व रखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ, कि क्या सच है वो मायने नहीं रखता, आप किस तरह से उस सच को बोल रहे हैं वो मायने रखता है। ट्रेस द इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग मेजर डिबेट्स, तो बेसिकली जो हमने बोला कि कौन इसको आर्गुमेंट मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने डेफिनेशन रखा, उसको किसने क्रिटिकली एनालाइज किया, किसने नया डेफिनेशन दिया, तो ये सब आपको एक प्रोग्रेशन एक फाइल की तरह बना के रखना पड़ेगा। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन अगर मैं आपको पूछ लूं कि 1990 में ये रिसर्चर ने क्या बोला था इस चीज के बारे में, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको रिसर्च और ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इवैल्यूएट द सोर्सेस, एडवाइज द रीडर्स ऑन द मोस्ट पर्टिनेंट एंड रिलेवेंट रिसर्च। तो बेसिकली आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो यहाँ पे कि कोई भी जो आपके फील्ड में अच्छा रिसर्च किया है तो उसके ऊपर सिचुएशन को देख के आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आप एडवाइस भी कर सकते हो रीडर को कि क्या तरह के रिसर्च आप मतलब उनको एडवाइस कर सकते हो कि किस तरह के रिसर्च आप पढ़ सकते हो, है ना। तो एक होता है केस जिसमें कि रिसर्च स्कॉलर अपने खुद से रिसर्च चूज करता है, और एक केस होता है जिसमें कि गाइड उनको बताता है। तो गाइड का रोल यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि गाइड का रोल ये है कि वो शायद आपको गाइड कर दे, ये बता दे कि ये रिलेवेंट लिटरेचर है, लेकिन ढूंढना आपका काम है, तो सच्चाई ढूंढना आपका काम है। गाइड आपको बता सकता है कि शायद अगर आप कहीं पे फंस गए तो गाइड आपको निकाल सकता है कि ये बोल के कि ये रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ो तो आपको मिल जाएगा। Usually in conclusion of a literature review, identify where gaps exist. Gap finding, so gaps in research सबसे इम्पोर्टेंट बात है लिटरेचर रिव्यू में, कि कौन से चीज को एड्रेस नहीं किया गया, किस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, कौन से चीज के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है जो कि पहले किया नहीं गया। तो उस रिसर्च को गैप को फाइंड करना ही लिटरेचर रिव्यू का सबसे बड़ा मकसद होता है। तो हाउ ए प्रॉब्लम हैज बीन रिसर्च टू डेट। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है इस सीरीज का। तो लास्ट वाला जो आता है कि बहुत से लोग हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू में जो लिखते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक पैराग्राफ होता है, जैसे आपने एक आर्टिकल पढ़ा और आपने उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा, तो ये बेसिकली एक तरह का प्रैक्टिस बन जाता है। लेकिन उसको छोड़ के भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के लिटरेचर रिव्यू हैं जो आपको मैं अभी बता सकता हूँ। तो ये पहला वाला जो आ जाता है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू। आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू जो होता है वो बेसिकली एक लॉयर का काम होता है। जैसे एक वकील जो होता है वो क्या करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है अपने जो अपने वकील के लिए आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप ये नहीं देखते कि सच क्या है, आपका चीज ये है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसके लिए। तो ये वकील लोग जो करते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू। आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू मतलब उसके बारे में अगर आपको कोई आदमी कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई आइडिया सही लग रहा है तो उस आइडिया के फर में, उस आइडिया के सपोर्ट में किस किस लोगों ने आर्ग्यूमेंटेटिव लिखा है
तो उसको बोलते हैं, अगर आप उसको थीसिस में लिखो तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। ठीक है, तो आर्गुमेंटेटिव रिव्यू एक वो जो बोलते हैं ना, एक तरह की सच्चाई दिखाता है कि अगर आप किसी भी चीज को आर्गुमेंट से लाइक प्रूव करना चाहते हो तो ये बन जाता है आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटिव रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू मतलब आपने कहीं से एक चीज पढ़ा और कहीं से दूसरा चीज पढ़ा। जैसे कि आपने पढ़ा कि आरबीआई में लेट्स से कि आरबीआई में एनपीए की रिपोर्ट निकाला और उसमें आपको पता लगा कि यस बैंक का एनपीए ज्यादा है, और एक जगह से आपको पता लगा कि यस बैंक के कस्टमर ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है। तो उस जगह पे आप ये कर सकते हो, क्योंकि एनपीए ज्यादा है मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट ज्यादा है, तो उसके लिए एनपीए की वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं। तो ये बेसिकली आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेट जब आप करते हो तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव रिव्यू। तो बहुत से रिसर्च ऐसे होते हैं कि आप जिस एरिया में चूज कर रहे हो उसका सोल्यूशन शायद आपको उस एरिया में ना मिले, तो उस जगह पे आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको दूसरे डिसिप्लिन के साथ। सपोज कि मैं टूरिस्ट बिहेवियर को समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अगर टूरिज्म रिसर्च के ऊपर ध्यान दूं तो शायद मुझे साइकोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव नहीं मिले। लेकिन अगर मैं किसी एक साइकोलॉजी रिसर्चर के पास जाके पूछूं कि ये टूरिस्ट ऐसा क्यों कर रहा है, तो शायद हो सके तो एक नया थ्योरी वो हमें दे दे। तो उस जगह पे ये बन जाता है इंटीग्रेटिव रिव्यू। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो आजकल का सबसे टॉप ऑफ द टाउन है, जो सबसे ज्यादा बोला जाता है जिसके बारे में, ये उसी के ऊपर है कि अपना जो आप रिसर्च कर रहे हो वो टॉपिक को आप इतना फोकस मत रखिए, मतलब फोकस रखिए लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट तरीके के व्यूज लीजिए, डिफरेंट डिसिप्लिन से व्यूज लीजिए, जो डिसिप्लिन अलाइड हो। अलाइड मतलब जो डिसिप्लिन कनेक्टेड हो आपके प्रॉब्लम के साथ। फिर आ जाता है आपका हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है कि आप हिस्ट्री के बुक्स पढ़ते हो, उस चीज के बारे में जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़ते हो, तो उससे आपको मिलता है बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, फाइंडिंग्स मिलते हैं, तो आप उसको रखते हो एक जगह पे, नोट करके रखते हो। फिर उसके बाद आप एक प्रोग्रेसिव चार्ट बनाते हो। प्रोग्रेसिव चार्ट का मतलब जब आप मतलब पहले से लास्ट तक क्या क्या हुआ, ये सब हिस्टोरिकल रिव्यू में आ जाता है। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू मतलब आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेथोडोलॉजिकल रिव्यू मतलब कौन सा ऑथर किस एंगल से देख रहा है सेम प्रॉब्लम। तो किसी ने क्वालिटेटिवली सॉल्व किया, किसी ने क्वांटिटेटिवली सॉल्व किया, किसी ने सीएफए यूज किया, किसी ने लेट्स से कि पीएलएस यूज किया। तो ये जो मेथोडोलॉजी में जो प्रॉब्लम आता है या फिर डिफरेंसेस आते हैं, उसके ऊपर आप रिव्यू अगर करो तो लेट्स से कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर एक्स ने क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर वाई ने क्वालिटेटिव रिसर्च किया है, किसी ने मिक्स्ड मेथोडोलॉजी से भी किया है। तो ये मेथोडोलॉजी क्या क्या डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज किया गया है उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। तो उसके ऊपर आप मेथड्स के ऊपर या मेथोडोलॉजी के ऊपर आप जब आप रिव्यू करते हो तो उसको बोला जाता है मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। जो सबसे पॉपुलर रिव्यू अभी भी चल रहा है वो है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू का क्या है कि एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि आप पहले रिव्यू कलेक्ट कर लेते हो, है ना, कि पहले आप रिव्यू कलेक्ट कर लेते हो कि आपको जो आर्टिकल मिले आप पहले रख लेते हो उसको। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके वन बाय वन आप करते हो और उसको सिस्टमैटिकली चूज करते हो, सिस्टमैटिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप रखते हो। फिर हर पीस को आप जोड़ के लास्ट को एक अपना पिक्चर बनाते हो। तो सिस्टमैटिक तरीके से जब आप कोई भी रिव्यू करते हो कि और ये सिस्टम क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप ऐसा बोलें कि इसके आर्गुमेंट में इन लोगों ने बोला है, इसके फॉर्म में इन लोगों ने बोला है, इसको एक्सटेंड इन लोगों ने किया है, तो ये एक सिस्टमैटिक का वे बन जाता है। तो ये सिस्टमैटिक आप किस तरह से करना चाहते हो, या फिर आप अगर प्रोग्रेसिव रिसर्च कर रहे हो या फिर प्रोग्रेशन रिसर्च कर रहे हो, तो आप फिर आप ईयर के वाइज में बताते हो, टाइम के वाइज बताते हो, इस टाइम पे ये हुआ था फिर उसके बाद ये हुआ था। तो ये भी एक सिस्टमैटिक रिसर्च ही है, लेकिन इसमें टाइम जो बोलते हैं ना क्राइटेरिया है। तो
तो सिस्टमैटिक रिसर्च में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स यही सिस्टमैटिक रिसर्च में किए जाते हैं। उसमें एक टेक्निक है जिसको हम अभी तो पूरा बता नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिज्मा टेक्निक है, उसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, PRISMA, प्रिज्मा टेक्निक। वो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में बहुत अच्छा काम आता है। फिर आ जाता है आपका थ्योरेटिकल रिव्यू। थ्योरी तो हर जगह पे आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो हर जगह पे आपको थ्योरीज के साथ मतलब अक्वेंटेड होना पड़ता है। आपके फील्ड में ऐसा कोई थ्योरी रहना नहीं चाहिए जो आपको नहीं पता। अगर आप लेट्स से कि क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा क्रिमिनल साइकोलॉजी का कोई एक ऐसा थ्योरी रहना नहीं चाहिए जो आपको नहीं पता, है ना। तो जब ये सब हो जाए फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और उसके ऊपर रिव्यू पेपर लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ कि एडवाइस करता हूँ कि जो नए रिसर्चर हैं वो रिव्यू पेपर से स्टार्ट करें। रिव्यू पेपर्स अच्छे होते हैं, तो आपने जो पढ़ा उसको लेके रिव्यू पेपर आप कीजिए और उस रिव्यू के ऊपर आप अपना क्वेश्चनर बनाएंगे, है ना। तो ये फ्लो समझ जाइए। पहले आता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। या पहले समझ जाइए कि रिसर्च प्रॉब्लम से आपका एक अच्छा प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम से आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मुझे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से आ जाता है हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आप हाइपोथेसाइज कर दो। तो ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टू रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो आपको रिसर्च डिजाइन मिल जाता है। उसके ऊपर आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, कैसे ये करोगे, तो उससे आता है। फाइनली रिसर्च डेटा को कलेक्ट करके आप एनालाइज करते हो, और एनालाइज करने के बाद आप उसको मैच करते हो, तो फिर आपको पता लगता है कि कंफर्मेटरी है या फिर एक्सप्लोरेटरी है, मतलब आप आपके रिजल्ट के साथ ये कंफर्म कर रहा है या फिर आपको नया फैक्ट फाइंडिंग करना पड़ेगा, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो ये है द होल प्रोसीजर ऑफ रिसर्च। और इसी तरह से सिर्फ टूरिज्म रिसर्च ही नहीं, सारा रिसर्च इसी तरह से किया जाता है। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और आई होप कि इससे कुछ लोगों को सलूशन मिला होगा कि कैसे करना है। तो अब मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब सर एग्रीकल्चर सर लोग सर छोड़ रहे, कर नहीं रहे हैं क्योंकि सर उनके लिए वो सर की बेनिफिशियल नहीं है। तो इन तीनों प्रॉब्लम को हम सर कि कैसे हम सर इसमें हमको कि हम सर कनेक्ट करें, और कैसे इसमें सर जो वेरिएबल से सर कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन वेरिएबल और कौन सा की डिपेंडेंट हम सर बना सकते हैं, इस पर थोड़ा बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसके ऊपर हमने भी रिसर्च किया है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि 3 सेगमेंट है हमारे इकोनॉमी में, एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियलिज्म, और टर्शियरी सेक्टर है हमारा टूरिज्म। तो बेसिकली हमको 3 सेक्टर में कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और एक चीज देखना है कि प्रॉफिट ही सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क होता है, तो उसमें हमने चूज किया कि हमारा रिसर्च ऐसा ही था कि एक गांव में जहाँ पे कि एग्रीकल्चर है वहां पे हमने एक टेस्ट किया, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट को हमने जिस गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर है हमने उसके ऊपर टेस्ट किया। फिर एक गांव चुना जिसमें कि टूरिज्म ज्यादा है, तो उसके ऊपर टेस्ट किया, और उस दोनों को टेस्ट करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड बोला जाता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल ग्रुप रहता है, जो टूरिज्म वाला है वो कंट्रोल ग्रुप है, और जो सिर्फ एग्रीकल्चर वाला है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। तो उसके ऊपर हमको मतलब जब हम एनालाइज करते हैं सेम क्वेश्चनर्स को जब हम डालते हैं 2 जगह पे, तो उससे हमको कंपैरिजन मिला कि टूरिज्म जहां पे है वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला कि जहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे एग्रीकल्चर है वहां पे जो लाइवलीहुड है वो ज्यादा सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि टूरिस्ट का क्या है कि टूरिस्ट कब किसी सीजन में आ जाते हैं, किसी सीजन नहीं आ सकते हैं, हो सकता है। और उत्तराखंड जो जगह है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा नेचुरल डिजास्टर प्रोन जगह है, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे।
तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन सस्टेनेबल है कि नहीं। तो ये शायद मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर ये देख सकते हैं कि आपका एक हाइपोथेसिस हो सकता है कि एग्रीकल्चरल विलेजेस आर मोर सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड देन टूरिज्म बेस्ड लाइवलीहुड। तो ये एक आपका हाइपोथेसिस हो सकता है। उसमें इकोनॉमिक कैपिटल का जब बात आ जाता है तो आप ये हाइपोथेसिस ले सकते हैं कि टूरिज्म डिपेंडेंट विलेजेस हैव बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वैल्यू। तो इसी तरह से आप थोड़ा थ्योरी को और ज्यादा चर्न कीजिए तो आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो और उसके ऊपर आप हाइपोथेसिस बना के आप आप अपना टेस्टिंग करें। तो पहला जो है आप अपना वेरिएबल्स चुन लें जो मेन चीज है। ज्यादातर रिसर्च ऐसा होता है कि एक क्वेश्चनर पकड़ लिए चले जाते हैं सीधा रिसर्च डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम होता है ये कि उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा बस यही है कि आप संपूर्ण रिसर्च कभी नहीं कर सकते। मेरे गाइड बोला करते थे कि देयर इज नो परफेक्ट रिसर्च। तो परफेक्ट रिसर्च कुछ हो नहीं सकता है। आप वेरिएबल चूज कीजिए, दोनों गांव के ऊपर टेस्ट कीजिए और अपना निष्कर्ष निकाल के रिपोर्ट बना के पब्लिश कीजिए और यूनिवर्सिटी को सबमिट करिए, निकलिए। तो यही रहेगा हमारा आपके लिए एडवाइस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू। So I have a question actually. Yes, please. Sir, as you talk about tourism, so can you tell me which model I can apply for the tourism? There is gravity model for the migration. So which model can be used in context with the migration I'm talking about? So there is a principle called Leaper's model. You can check it in theory. If you are talking about tourism specific models, so there is a model called Leaper's theory. So that you can actually follow. So Leaper's theory is very basic model in which Leaper says in the year 1975, if I'm not wrong, Leaper says that there is an origin and there is a destination. So origin मतलब जिस जगह से लोग स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं बेंगलुरु से उत्तराखंड जा रहा हूँ तो बेंगलुरु बन जाता है ओरिजिन और उत्तराखंड बन जाता है डेस्टिनेशन। और यहाँ से मैं वहां जा रहा हूँ किसी भी तरह के पुश फैक्टर से। तो कोई एक फैक्टर ऐसा है जिसको मुझे पुश कर रहा है। हो सकता है कि मोनोटोनी हो सकता है कि बोर्डम हो, जैसे हम यहाँ पे रह के बोर हो गए हैं, तो एक पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है जो कि हमें वहां पे बुला रही है। तो उसी के केस को लेके आप माइग्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि उनके लिए पुश फैक्टर है कि मतलब गरीबी एक पुश फैक्टर है जो उनको पुश करता है कि आप गांव से निकलिए। और उसी तरह से शहर में जो फुल फैक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो कोई भी आदमी गांव से निकलता है गरीबी के लिए और शहर जाता है, जो पुल फैक्टर है वो है अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली उस चीज को आप टूरिज्म में भी अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो टूरिज्म का बंदा, जो कोई भी आदमी जाता है बाहर टूरिज्म में नौकरी करने के लिए, तो वो क्यों जाता है, वो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के ऊपर आप एक रिसर्च कर सकते हो जो लीपर मॉडल के अंतर्गत आ सकता है। उसको छोड़ के आप ऐसा भी मॉडल कर सकते हो कि मतलब जाना चाहिए कि नहीं, वो भी आप कर सकते हो। तो आप एक ऐसा विलेज लीजिए जहां पे कि टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और एक ऐसा विलेज लीजिए जहां से कि लोग बाहर जाते हैं। जैसे बिहार का एक जगह है बलिया, तो बलिया से ऑलमोस्ट पूरा गांव ही बलिया से आ जाता है, मतलब मुंबई में वो बसा हुआ है। तो उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था कि क्यों माइग्रेट कर रहे हैं उस जगह। तो आप इसी रिसर्च के अंतर्गत आप चूज कर सकते हो कि आप ये रीजन के ऊपर आप कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए माइग्रेशन बढ़ रहा है, और अगर उसको रोका जाना चाहिए तो किस तरह से रोका जाना चाहिए, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल लेवल पे आप बढ़ा सकते हो। तो आप उसके ऊपर ज्यादा, और ये बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप सही तरह से इसको किया जाए तो
मतलब इसको, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी जो मेन मोटो है वो रूरल टूरिज्म के ऊपर ही है, और आपको पता भी होगा कि हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। तो घर से दूर जाने के बजाय हम अपने घर में ही क्या क्या दे सकते हैं उसके ऊपर हम एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा रिसर्च है। इसको मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग इसको अच्छा टॉपिक के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज, नो डाउट। सो जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन का जो चीज है, कि अगर 100 करोड़ लोग एक एक रुपया भी दे दें तो 100 करोड़ बन जाएगा। हालांकि जब देखा जाता है तो क्या होता है कि हम लोग दुबई जा रहे हैं, हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो उस जगह पे होता क्या है कि हमारा पैसा, उसको बोलते हैं ड्रेनिंग इफेक्ट, तो हमारा पैसा स्विट्जरलैंड में जाके पहुंचता है, तो उसमें हमारा ड्रेनिंग ये होता है। तो इसमें सबसे अच्छा रिसर्च यही है कि आप ये देखो कि जो पहाड़ों में रहता है उसको पहाड़ों में ही कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो फिर मतलब एक अच्छा आउटपुट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड आंसर योर क्वेश्चन। Yes, sir, but I do have another question actually, sir. Yes, please. May I ask you that? Yes, please, please. Yes, sir. I just read an is only available in Japan. Okay, can you please repeat the question? It was a slight glitch. There was a slight glitch. Am I audible? Yes, please continue. Okay, tourism incentive coupon scheme. Okay. The Uttarakhand government is thinking to launch this particular scheme is only Japan. Okay. So, do you think it can be beneficial for the Uttarakhand state or not? Why not? I mean, so this is the thing. So Uttarakhand has been a state which is depending on tourism a lot, and tourism is kind of one of the state, क्योंकि जहाँ पे भी ये पहाड़ी एरियाज होते हैं, माउंटेनियस एरियाज होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी सोर्सेस जो होते हैं, एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल हो जाता है, इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करना और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। तो टूरिज्म एक ऐसा सोर्स बन जाता है कि जो कि मतलब रिप्लेस कर देता है ज्यादा टाइम प्राइमरी सोर्सेस को, मतलब एग्रीकल्चर को भी टूरिज्म रिप्लेस कर देता है। और उस दिशा में अगर गवर्नमेंट ऐसा ले रही है कि मतलब कूपन सिस्टम अगर किया जा रहा है जो कि मतलब टूरिस्ट को बुलाया जा रहा है, हाँ, उसमें ये चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जो डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म का वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही सारे टूरिस्ट को बुला लिए, कल के लिए तो डेस्टिनेशन ही नहीं बचा। तो वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो उसको मैनेज किया जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अगर टूरिज्म का मतलब इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कोई गलत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच के कर रही है कि ये इंसेंटिव स्कीम से या फिर ये कूपन से हो सकता है, तो आई थिंक इन द बिगिनिंग स्टेज व्हाई नॉट। फिर शायद, और यही तो रिसर्च है कि हम अभी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि ये कितना सफल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके जैसे अच्छे रिसर्चर वहां पे गवर्नमेंट के पास होंगे तो आपके रिसर्च जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो वो अपना वो मैच करेगी कि अगर हमने जो स्टेप लिया था ये सही है या गलत है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अपना वही होता है एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, लेकिन सच है या गलत ये आपको फाइंड आउट करना है। मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये अच्छा है अगर जब तक कि मैनेज किया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो रहा है, तो ये ठीक रहेगा शायद। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और है सर। जी सर। जैसे कि सर जो उत्तराखंड में है सर जो हिल एरिया है, यहाँ पे सर कि दो टाइप की सर की माइग्रेशन हो रही है सर। एक तो सर जो ग्रामीण एरिया है सर, रूरल एरिया है सर, वहाँ से सर वो सर कि छोटे शहरों में आ रहे हैं, और सर जो छोटे शहरों के जो लोग हैं सर वो लोग सर कि एम्प्लॉयमेंट के लिए या सर एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए सर वो लोग सर बड़े शहरों में जा रहे हैं। और तो सर इसको हम सर कैसे हम इनको हम सर कि हिट करें सर, क्या क्या इसमें सर की प्रॉब्लम बन सकती है। और एक और क्वेश्चन है कि सर जो माइग्रेशन का सर जो रूरल एरिया है सर उसमें सर कि तीन जो मतलब सर जो वेरिएबल से सर वेरिएबल से सर जो सामने आते हैं
एक तो ऐसा है सर एजुकेशन, और दूसरा है सर हेल्थ, और तीसरा है सर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको सर प्रॉपर सर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे इसमें सर की प्रॉब्लम्स इसमें से बन सकती है? अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे देखिए कि माइग्रेशन अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको मतलब आपने जिस तरह से बोला कि उस 3 वेरिएबल के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। तो माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि जहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो 3 तरह के जो एम्प्लॉयड होते हैं वो होते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि टूरिज्म में जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो ज्यादातर सेमी स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर की यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टूरिज्म एक लेबर इंटेंसिव डिसिप्लिन है या फिर इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव का मतलब नीचे के अंतर्गत ज्यादा लोग काम करते हैं। मतलब जैसे कि आप देखिए कि आप एक होटल में मैनेजर बस एक रहता है, लेकिन जो झाड़ू पोछा करने वाले या फिर सर्वर ये सब ज्यादा रहते हैं। तो टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि वो जो बोलते हैं ना कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का नहीं, सेमी स्किल्ड का ज्यादा मतलब रहता है। अब जब माइग्रेशन हो रहा है तो उसको रोकने का एक ऐसा चीज हो सकता है कि अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कहीं किसी जगह पे दो। ज्यादातर माइग्रेशन अगर आप देखें तो ज्यादातर ये इसलिए होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती है। अब किसी भी आदमी को सर्वर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। कोई भी आदमी जो सर्वर का काम करना चाहता है या फिर जो ये का काम मतलब झाड़ू पोछा लगाने वाले जो हेल्प होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ज्यादा माइग्रेट नहीं करते हैं। माइग्रेट करते हैं स्किल्ड लोग ज्यादा। तो उसमें स्किल्ड लोगों को कैसे रिटेन किया जाए किसी जगह पे, वो बन जाता है एक सबसे बड़ा इशू। तो ये एजुकेशन की बातें आ गई। तो एजुकेशन स्किल के साथ रिलेटेड है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हमें स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है। और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट तभी हो सकता है जब ही हमारे पास एक अच्छा इंडस्ट्री हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, वो होना चाहिए। तो वो आ जाता है पहली बात कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को कैसे बाहर जाने से रोकना है, माइग्रेशन से रोकना है। ये आ जाते हैं एजुकेशन की बातें। सेकंड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी जगह का डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज हो जाता है अगर माइग्रेशन हो जाए। जैसे देखिए कि बैंगलोर जैसे जगह पे, यहाँ पे बैंगलोरियन आपको नहीं मिले। यहाँ पे हमारे जैसे ही नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन मतलब और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो बैंगलोर एक सिटी हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग अंदर आते हैं, मतलब इन माइग्रेशन होता है। तो इन माइग्रेशन का एक बेनिफिट इनको मिलता है, मतलब जिस जगह पे लोग हैं वहां पे इन माइग्रेशन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये बेनिफिट जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जहां से माइग्रेट कर रहे हैं उसको जाता नहीं। ये समझने की बात है। तो जनरल बिलीव क्या है कि अगर आप देखें तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि जनरल बिलीव ये है कि जहां से लोग, अगर मेरे गांव से 50 लोग सूरत जाते हैं ये टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उन लोगों को लगता है कि हम अच्छे के लिए जा रहे हैं और गांव में उनका रेपुटेशन बढ़ जाता है। जबकि गांव के में जो खेती करता है उसका रेपुटेशन कम हो जाता है। लेकिन जो रियलिटी जो है, जो रिसर्च में देखा गया है, वो ये है कि गांव में खेती करने वाला एक्चुअली ज्यादा सस्टेनेबल पोजीशन पे रहता है रादर देन समबडी हु इज एट द टेक्सटाइल। अब ये बात है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ये प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज का भी रोल है कि अगर मेरे गांव में ही एक टेक्सटाइल का ये लग जाए, टेक्सटाइल का फैक्ट्री लग जाए, तो मेरा वाला आदमी गांव छोड़ के क्यों जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो आप रिसर्चर के हिसाब से आप इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट को या फिर किसी भी प्राइवेट पार्टी को बोल सकते हो कि कोई आदमी क्यों जाए बाहर, हमारे यहाँ पे लगाओ। ये जैसा टेस्ला के साथ अभी जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है कि हमारा गवर्नमेंट इसीलिए बोल रहा है कि टेस्ला को इसीलिए बोला जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पे लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारा ड्रेन नहीं होगा। तो ये एक इसी तरह से टूरिज्म भी, हमारे पास वादियां हैं, हमारे पास होटल्स हैं, हमारे पास ये हैं, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, आपको डेवलप करना है तो यहीं पे कीजिए। तो यहाँ पे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जगह डेवलप हो या ना हो वो तो पहली मतलब चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। तो
आपको डेवलपमेंट करना है तो फिर इन माइग्रेशन सॉरी आउट माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा, जो लोग बाहर जा रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। तो उसमें एजुकेशन आ गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गया। और तीसरा जो बात हम ज्यादातर देखते हैं, एक साइकोलॉजिकल चेंज करना भी जरूरी है, और ये चीज एजुकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब वहां पे हमारे टीचर लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए कि अगर हमारा कोई टीचर, हम अगर टीचर हैं और हमारा कोई स्टूडेंट अगर बाहर निकल के कोई जॉब करता है, तो हम टीचर बोलते हैं कि अरे देखो हमारा स्टूडेंट बाहर जाके जॉब कर रहा है। लेकिन वो उस जगह पे अगर कोई आदमी यही घर पे रह के एंटरप्रेन्योरियल स्किल से कोई एक छोटा सा इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, तो हमको लगता है कि ये मतलब वो जो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर सिचुएशन टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पे एक वो जो बोलते हैं, और ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि टूरिज्म के बारे में जनरली सोच जो है कि टूरिज्म क्या है, टूर ऑपरेटर में काम करता है, ये गाइडिंग करता है। ये जो सोच है इसको बदलने की एक सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेन में का आप देखिए, यूएस का देखिए, यूके का देखिए, हम वहां पे जब डिस्कशन करने जाते हैं तो उनके अंदर ये फीलिंग नहीं रहता है कि आप टूरिज्म रिसर्चर हो, आप रिसर्चर हो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऐसा आ जाता है कि टूरिज्म में है, मतलब आज ही सुबह मुझे एक फॉरेंसिक साइंस के टीचर ने पूछा कि टूरिज्म में क्या रिसर्च करते हैं, है ना। जबकि अगर हम देखा जाए तो हम किसी भी रिसर्चर से शायद ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो ये जो भावना है, ये जो साइकोलॉजिकल चीज है, इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा कि टूरिज्म में इनकम जो है या फिर बेनिफिट जो है वो लो ग्रेड के हैं या फिर उसमें रेस्पेक्ट ज्यादा नहीं है। तो इसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक ये इन माइग्रेशन होता रहेगा। और उसमें हमने कलाम सर का एक एमए कलाम करके हैं, बहुत अच्छे माइग्रेशन के ऊपर, आपने अगर कोई रिसर्चर होंगे तो आप पढ़िएगा उनका। तो वो बोलते हैं कि एक रेपुटेशन इफेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर कोई मेरे गांव से बाहर निकल के 30,000 कमा रहा है, लेट्स से कि वो 30,000 कमा रहा है, लेकिन उसका रेपुटेशन ज्यादा है गांव में रह के जो 30,000 कमा रहा है, उसमें क्या होता है कि उसका रेपुटेशन कम हो जाता है। भले ही वो बाहर जाके वहां पे झाड़ू पोछा लगा रहा, लेकिन सिंस वो बाहर है तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो जो दिखता नहीं उसको हम ज्यादा ही रेपुटेशन दे देते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बहुत ज्यादा प्ले करेंगी आने वाले दिनों में कि डिसाइड करने में कि टूरिज्म कैसे ग्रो करेगा। तो आई थिंक मेरा तो यही हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन और भी हो सकते हैं। लेकिन समय के ये को देख के हम यहीं पे मतलब इसको रोक रहे हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन हाइपोथेसिस को लेकर ही था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे टूरिज्म की या माइग्रेशन की, तो यहाँ पर समझ रहे कि एजुकेशन है या हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास हैं और उसको लेके हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जी जी जी। तो सर जैसे हिस्ट्री में है, और अगर जैसे मैं कोई टॉपिक ले रही हूँ और जैसे मैंने बुद्धिस्ट आर्ट अगर टॉपिक लिया है, तो फिर इसमें किस तरीके से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, क्योंकि तो फिर अच्छा ठीक है, वेरिएबल्स का मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि किस तरीके से। सही बात है। तो ये एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है कि हाइपोथेसिस बनाए तो बनाए कैसे। मतलब अगर लिटरेचर के ऊपर थोड़ा ग्रास्प पाए तो आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आता है कि इसके ऊपर ज्यादा, हम जो बोल रहे थे ना पहले कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अगर एरिया थोड़ा एक्सप्लोरेटरी टाइप का हो गया तो उसमें आपको हाइपोथेसिस बनाने में मुश्किल हो जाएगी। खैर चलिए कि बुद्धिस्ट अगर आपने चूज कर लिया है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये आपका कौन सा स्टेज चल रहा है रिसर्च का? जस्ट स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग पे है, तो हमारे तरफ से मतलब हमारे तरफ से एक सीधा सा ना है, लेकिन क्यों ना है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट रखिए बुद्धिस्ट टूरिज्म को पिक्चर का हीरो मत बनाइए, उसको साइड में रखिए, ठीक है। हीरो बनाइए थ्योरी को, और थ्योरी क्या है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म के सेटिस्फेक्शन के लिए
या फिर हेरिटेज डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टूरिज्म का सर्क्यूट है उसको आप कैसे डेवलप करें। तो डेस्टिनेशन डेवलप को आप हीरो बनाइए, बुद्धिस्ट टूरिज्म को एक एरिया ही रखिए, ठीक है। वो एरिया को मतलब वो जो बोलते हैं ना, ये बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है लेकिन मुझे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो डेस्टिनेशन डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। तो किस तरह से डेस्टिनेशन डेवलपमेंट किया जाए, तो आप उसको रखिए मेन, और बुद्धिस्ट टूरिज्म को साइड में रखिए। उसके जगह पे अगर आप रूरल भी छाप दें, अगर उसके बजाय हेरिटेज छाप दें, उसके बजाय ट्रेन टूरिज्म छाप दें, वो सब एक ही रहेगा। तो मेरा बस यही है कि थ्योरी को सामने रखिए, जो फील्ड है उसको अलग रखिए, क्योंकि वो बहुत ही नैरो कर देता है और उसमें आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा। तो आप जब सर्च करने जाएंगे कि बुद्धिस्ट टूरिज्म, आपको हार्डली 50-60 आर्टिकल मिलेंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट करने खोजिए, अगर आप अभी खोजने के लिए जाएंगे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, आपको हजारों से ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे। ये तो मैं लिख के दे देता हूँ। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि थ्योरी को सामने रखिए, कॉन्टेक्स्ट वो चेंज हो सकता है, वो पर्दा की तरह है, वो उसको चेंज करिए, उसको आप जो ये करिए। तो आई थिंक ये रिसेंट स्टेज पे है, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू नितिन। हाँ, और कोई सवाल? गुड इवनिंग सर। जी 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 बोलिए। सर मेरा सवाल थोड़ा कुछ हटके है। जैसे आपने बताया कि लिटरेचर रिव्यू जो है बहुत मेन रोल अदा करता है, तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें एक चीज आपने कहा कि ये नहीं कि हम कहीं से भी पढ़ लें, हमें जो है ये देखना है कि जो पब्लिश हुआ है मैटर वो आपका रेपुटेटेड जर्नल में होना चाहिए। जी। तो वो हम कैसे चेक करें कि कौन रेपुटेटेड है, यूजी की लिस्ट से या उसको छोड़ के भी जो है कोई अदर लिस्ट है जिससे हम ये जो है रिकॉग्नाइज कर सके कि ये जो है ऑथेंटिक है या नहीं? अच्छा, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हटके नहीं है, ये सवाल ही मेन है। तो ये इसके ऊपर तो हम कल एक स्पेसिफिक वेबिनार भी कर रहे हैं। शैलेश सर आप उनको भेज दीजिएगा, वो लिंक भी भेज दीजिएगा। टुमारो वी आर गोइंग टू डू एन वेबिनार ऑन हाउ टू फाइंड लिटरेचर, और कौन सा लिटरेचर ऑथेंटिक है, जर्नल कैसे माना जाए कि प्रेडेटरी नहीं है, ये नहीं है। एक शॉर्ट आंसर दे सकता हूँ क्योंकि अभी तो समय कम है, तो उसके लिए एक शॉर्ट आंसर दे सकता हूँ। देखिए, प्रेडेटरी जर्नल मतलब आपको पता लग जाता है, पब्लिशर मेन है। मतलब पब्लिशिंग के दुनिया पे जब आप लिटरेचर की बातें करते हो तो पब्लिशर वहां पे मेन आता है। तो यहाँ पे आ जाता है टेलर एंड फ्रांसिस, यहाँ पे आ जाता है कैबी, यहाँ पे आ जाता है रॉटलेज, यहाँ पे आ जाता है जैसे हुआ एमरल्ड, यहाँ पे आ जाता है स्प्रिंजर नेचर। हाथ गिनती जितने सब हैं उतना ही लिटरेचर मतलब सब्सटेंशियल है। अब कोई बोल सकता है ऐसा, ये बहुत से रिसर्च स्कॉलर से हमने देखा है कि क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या यही रिसर्च ही अच्छे हैं और क्या दूसरे रिसर्च अच्छे नहीं हैं? मेरा आंसर कुछ इस तरह से रहता है उनके लिए, अगर आपके एरिया में ये रिसर्च अवेलेबल, मतलब इन पब्लिशर से रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरे रिसर्च को जाइए। लेकिन अगर आपका टॉपिक इन रिसर्चर के मतलब इन पब्लिशर्स के पास है, तो आप इन्हीं को फॉलो कीजिए ज्यादा। तो स्कोपस आ गया, वेब ऑफ साइंस आ गया, और फिर यूजीसी अप्रूव्ड आ गया। यूजीसी अप्रूव्ड में आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ ट्रेमेंडस वर्क, जिसमें कि उन्होंने बहुत निष्कर्ष रूप से और बहुत ही निरपेक्ष रूप से उन्होंने अच्छे जर्नल को चुना है। मैं इस बात पे हमेशा मतलब ये करता हूं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा भी नहीं सोचा कि कभी कभी आता है कि तो फिर इंडियन जर्नल्स का क्या, ऐसा भी होता है बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स एक छोटे जर्नल में पब्लिश हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई इंडेक्सिंग होना चाहिए, कोई किसी को अप्रूव करना चाहिए कि ये अच्छा जर्नल है। जब और उसके लिए सबसे अच्छा मेथड और भी है कि आप अपने एक्सपर्ट को पूछिए, आप अपने सीनियर को पूछिए कि उनको कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि रिसर्च इज मोर देन अदर्स मिस्टेक्स देन योर राइट। ठीक है, आप अच्छा क्या करते हो उससे तो ठीक ही है, उससे तो आप सीखते ही हो, लेकिन दूसरों की गलती से सीख लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो आप उनसे पूछिए कि आपके फील्ड में कौन सा रिसर्च जर्नल अच्छा है, कौन सा आर्टिकल अच्छा है, कौन सा ऑथर अच्छा है,
और उन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर वो नहीं है, अगर आपका आर्टिकल एक्सप्लोरेटरी है, आपका जर्नल टॉपिक एक्सप्लोरेटरी है, तो आप हो सकता है न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ ले। बहुत से लोग गूगल में सर्च करते हैं, ये हैबिट छोड़ दीजिए। गूगल में नहीं सर्च करना है। गूगल सर्च सिर्फ जनरल लोगों के लिए है। अगर आप रिसर्चर हो तो आप गूगल स्कॉलर में ढूंढिए, स्कोपस में ढूंढिए, इसमें ढूंढिए। एक्सेस नहीं है तो किसी से एक्सेस मांगिए। ऐसा ये आप कभी नहीं बोल सकते। बहुत से लोग मुझे, बहुत से रिसर्चर, नए रिसर्चर मुझे बोलते हैं कि सर आर्टिकल का एक्सेस नहीं है, कि नहीं है। अरे एक्सेस इंडिया में बहुत से जगह पे मैं बता के चलूं, जेएनयू में भी बहुत सारे एक्सेस नहीं है, लेकिन ढूंढने वाले को पता होता है कि कहाँ ढूंढना है। तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए कि जो आपको लगे कि अच्छा काम किया है, या फिर वो ऑथर के साथ बात कीजिए, एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए और उनसे लीजिए कि कौन सा जर्नल, कौन सा ऑथर, कौन सा बुक अच्छा है, और उसी को पढ़िए और बाकी को फिल्टर आउट कर दीजिए। सही बात है, रिसर्च में फिल्टर आउट आपका 1-2 साल बचा लेगा। बहुत से लोग ये गलत लिटरेचर पढ़ के कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो टाइम चला जाता है। तो यही रहेगा। कल हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट रख रहे हैं उसी के लिए, जिसमें कि हम 1-1.5 घंटा बात करेंगे उसके लिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इससे ये तो रिसर्च की बातें हो गई, लेकिन क्या नहीं करना, आज बताया कि क्या करना है, कल बताएंगे कि क्या नहीं करना है। तो आई थिंक, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Yes sir, thank you so much. Thank you. So I think there are no other questions. Yes, sir. There's no question. Okay. I think you have resolved all the queries of the participants. So I would like